ठीक है। आज ये पढ़ेंगे विकास और विस्थापन। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आया हुआ है एथिक्स 4 में, ठीक है। तो ये उस टाइप से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। तो क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना। देखो जैसे मान लो कि ये कोई गांव का इलाका है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब पहले यहाँ पे मान लो कि ये नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये जंगल है मतलब पूरा, ठीक है, और यहाँ पे मान लो लोग रहते हैं, ठीक। अब इधर में मान के चलो इधर कोई शहर है, ठीक है। शहर हमेशा याद रखना कि वो उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है, ठीक है, और वो गांव को हमेशा सब समेटते लेके जाता है। याद रखना, कभी गांव है ना, गांव कभी नहीं बढ़ेंगे, गांव हमेशा कम ही होते हैं मोस्टली। मतलब हाँ 100% ये केस में मान के चलो गांव कम ही होते हैं। अब ये शहरीकरण जैसे इलाका होता जाएगा, विकास होते जाएगा, तो देखो क्या क्या होगा, ये जंगल कटते जाएंगे, ठीक है, तो ठीक है, रोड बनेगी, पुल वुल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो पेड़ कटेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनका क्या होगा, माइग्रेशन होगा। अब यहाँ से लोग, जैसे मान लो कि स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से जैसे नर्मदा जो बना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टेचू बना था, अब वहाँ पे तुम्हें पता है उसको बनाने के लिए, नर्मदा डैम बनाने के लिए वहाँ से कम से कम 10,000 परिवारों को विस्थापन कराया गया था, ठीक है। तो ऐसे मतलब हमेशा ही मुद्दा बना रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए 2-3 बार केस स्टडी में पूछा गया, यूपीएससी ने 2013 से लेके 2022-23 तक 2-3 बार केस स्टडी बना है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आखिर में क्या होता है, जब मान लो कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका जब विस्थापन होता है डेवलपमेंट के कारण, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या होता है, जैसे मान लो कोई आदिवासी इलाके में कोई लोग रह रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे उनका एक मतलब कि लाइफ स्टाइल होती है उनके, मान लो कि जंगलों में रहने की उस तरीके से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनको जब वो लाइफ स्टाइल अपने उनको चेंज होती है, ठीक है, मान लो शहर, मान लो कि सरकार उनके लिए कुछ आवास प्रोवाइड करती है, तो वो तो नहीं है, इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी ना। मान लो उनके लोकल देव देवता होते हैं, वो छूट दूर हो जाते हैं, इन्वायरमेंट दूर हो जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट, तुम्हें पता है कि करप्शन हर जगह, तो जब ये विस्थापन के लिए मान लो इनके लिए कोई सरकार को पैकेज लाती है, तो हमेशा ये होता है कि उनको वो डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो उसके कारण बहुत सारी और ज़्यादा आजीविका का संकट पड़ जाता है उनके लिए, ठीक है। और उनके कारण क्या होता है कि फिर वो बहुत सारी समस्याओं में घिर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो इसीलिए भारत में विकास और विस्थापन, देखो विकास से स्वाभाविक सी बात है, विस्थापन होगा हमेशा, माइग्रेशन हमेशा होगा, ये हकीकत है, ठीक है। परंतु ये विस्थापन के क्या होता है, कभी कभी समस्या बन नहीं रहती, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो प्रॉब्लम आती है। तो ये अपन इसमें टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, याद रखना। तो पहले इसका अर्थ देखेंगे, स्वरूप कैसा होता है विस्थापन का, ठीक है, समस्या क्या है, कारण क्या है, ठीक है, प्रयास क्या किया गया सुधार के लिए, समीक्षा निष्कर्ष, ठीक। भारत में विकास में विस्थापन का मुख्यतः विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृहद विकास परियोजनाओं के निर्माण, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मान लो सड़क बनाना हो, कोई इंडस्ट्री लगाना हो। जैसे याद करो एक बार क्या हुआ था कि 2018-19 की बात है, हाँ उस टाइम, तो उड़ीसा में क्या था, एक बहुत बड़ी जापान की कंपनी थी बाल्को, उस एरिया में ना, तो वहाँ पे मतलब अच्छे यूरेनियम इनके ज़्यादा वो पाए जाते हैं, जो भी मान लो, ठीक है। तो वहाँ के जो आदिवासी जो लोग थे उन्होंने विरोध किया था उसका, ठीक है। उनको पता था कि अगर ये कंपनी यहाँ पे आ जाएगी तो हमारा पूरा जो पर्यावरण है वो ख़त्म होगा, हमारी जो है बहुत सारी समस्या बढ़ जाएगी, तो उसको बहुत विरोध हुआ था, आखिर में उसको कंपनी को वापस से हटाना पड़ा, ठीक है। तो वृहद विकास परियोजनाओं के निर्माण, औद्योगिकरण हो गया, खनिज उत्खनन आदि होती, तो यही मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड उधर, और वहाँ पर प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा इशू है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत, मतलब वो लोग नहीं चाह रहे वहाँ से माइग्रेट होना, वहाँ से हटा देना या उस क्षेत्र के स्वामित्व से वंचित कर देना विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अपन देखते हैं कि भाई भारत में कैसा स्वरूप रहा कि हमेशा, जैसे मान लो पंचवर्षीय योजनाओं में रहा, ठीक है, कभी सड़क को लेके रहता है, कभी कोई इंडस्ट्री को लगाना तब रहता है, ठीक है, तो बहुत कभी डैम बनाना रहता है तब रहता है, ठीक है। तो ये बहुत प्रकार के जो है विस्थापन को झेलना पड़ता है लोगों को। बाहरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, बाहरी पंचवर्षीय योजना याद रखना 2012 से लेकर 2017 तक की, उसके बाद में ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आज़ादी के बाद से 2016 तक लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया। अब सोचो इतनी इसको ऑक्यूपाई किया होगा, और सोचो कितने लोगों को विस्थापित, कितने लोग माइग्रेट हुए होंगे वहाँ से, जिसमें से लगभग 6 करोड़ लोग विकास जनित विस्थापन के लिए शिकार हुए, सोचो 6 करोड़ लोग। अब
सोचो इनमें से मैं बता रहा हूँ 10% पीपल ही होती है जिनको गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है, 90% पीपल तो उनका तो बहुत बुरा हाल होता है। जिनमें 40% जनजातीय, सोचो ट्राइबल, इनका कोई मॉडर्न एजुकेशन ज़्यादा इनका ताल्लुक नहीं रहता है, और जब इनको जंगलों से तुम बाहर कर दोगे तो सोचो इनका आजीविका का संकट पड़ जाता है। ठीक, 20% दलित एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग शामिल रहे। ठीक है, तो ये सोचो ये है 6 करोड़ में से ये लोग, इनका कितना बुरा स्थिति होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 192 परियोजनाओं की समीक्षा के आधार पर दिखाया गया है कि 6 करोड़ विस्थापियों को इनकी संख्या में शामिल नहीं किया गया। सोचो वर्ल्ड बैंक बोला कि 6 करोड़ तो लोग है ही, मतलब गवर्नमेंट के डाटा में 6 करोड़ लोग हैं, और वर्ल्ड बैंक बोला कि 6 करोड़ लोगों को तो शामिल ही नहीं किया गया। अरे हकीकत है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट के कोई भी डाटा हो, चाहे कोरोना में मरने वालों की संख्या हो, हमेशा वास्तविक डाटा अलग होता है, ये हकीकत है। गवर्नमेंट हमेशा अपनी इमेज को बचाने का प्रयास करती है, ये चीज़ याद रखना। भारत में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से विकास जनित विस्थापितों की संख्या लगभग 13.6 करोड़ है, जिनमें से 55.16% जनजातीय। सोचो ट्राइबल सबसे मेन दिक्कत, जो विस्थापन कहाँ होता है, जंगलों का ही तो होता है ना सबसे बड़ी बात। बस शहरों को तो विस्थापन होता नहीं है, ऐसे नहीं दिल्ली को ख़त्म खाली करके दिल्ली को कहीं दूर दूर बसा दिया जाएगा। अब लोग कहाँ होंगे, सबाई सी बात है, मैं वही बता रहा था कि जैसे मान लो ये गाँव, अब यहाँ तक मान लो मकान बन गए, अब वो मकान बन गए तो और मकान बनाना है, फ्यूचर में परिवार बढ़ रहा है, तो ये ज़मीन जो जंगलों की ज़मीन है इसी को तो आप करोगे, ऑक्यूपाई करोगे, तो इसमें कौन रह रहा है, ट्राइबल से सब लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भारत में विस्थापन के 2 स्वरूप दृष्टिगत होते हैं, एक सामान्य विस्थापन होता है, एक जनजातीय विस्थापन होता है। ठीक है, अब मतलब सामान्य विस्थापन का मतलब होगा जो जनजातियों का नहीं हो रहा हो, ठीक है, नॉर्मल लोगों का हो रहा हो। ठीक है, तो मोस्टली जो ज़्यादा अपन देखने को जो दिख रहा है कि लगभग 50% तो जनजातियों का होता है, क्योंकि ट्राइबल से मोस्टली जंगलों में रहते हैं। ठीक है, और वहीं पे लोग ऑक्यूपाई करते हैं। अब बात ये है कि देखो विस्थापन होना चलो ठीक है, मान लो बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री लगना ज़रूरी है, पर बात ये है कि इसके कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब गवर्नमेंट क्या होता है कि करप्शन, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके कारण क्या होता है कि चीज़ों को जो मान लो ऐसा नहीं, गवर्नमेंट पैकेज भी बनाती है, सब कुछ होता है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं होता, ये हकीकत है। ठीक है, तो भारत में विकास जनित विस्थापन की समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, अनिश्चित रूप से अपने गाँव एवं भूमि छोड़ने पर विवश। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था, जैसे मान लो कि ये मान लो कोई छत्तीसगढ़ का कोई ज़िला है। ठीक है, अब इसमें कोई ट्राइबल रह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे पेड़ वेड़ है, सब है। ठीक है, अब यहाँ पता लगा कोई खनिज मिल गए यहाँ पे, अब इन लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। अब यहाँ से निकाल जाएगा, मान लो इनको यहाँ बेच दिया, अब यहाँ से फिर कोई मिल गया तो फिर इसको यहाँ से बेच देंगे, फिर ये शहरों में आ जाएंगे। फिर वही है कि फिर इधर उधर लोग, भूमि वूमि कुछ रहेगी नहीं, आजीविका साधन रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे, फिर भीख मांगना, ये मान लो कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, ये वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो उनको गांव में भूमि छोड़ने पर विवश किया जाता है। बार बार विस्थापन 1964 में सिंगरौली प्रोजेक्ट का उदाहरण है, सिंगरौली एमपी में है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैं वही बता रहा हूँ जो अभी मैंने एग्जांपल दिए। जैसे मान लो कि पहले ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ से इनको खाली करके यहाँ भेजा, फिर यहाँ से करके यहाँ भेजा, ऐसे भेज दिए, मतलब समझे, बार बार उनका माइग्रेट कर रहे हैं उनको। अपने मूल स्थान को छोड़ने अलगाव का दर्द मुख्यतः जनजातियों में। सबाई सी बात है, देखो एक चीज़ याद रखना, मोस्टली आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, तुम लोग जो मतलब 50 सालों से वहाँ पे रह रहे हो, अपने जो घर है उनको बोलो कि कभी आप उनसे ऐसे पूछना है कि पापा अगर आपको मान लो कि यहाँ से हम मान लो कि यूरोप भेज दे, कहीं मान लो विदेशों में भेज दे, आप क्या रहना पसंद करोगे? वो हमेशा देख लें, मतलब 90% केस में लोग मना ही करेंगे, क्योंकि जैसे वो लोग ये सोचते हैं कि अब 50 साल अपना जीवन का यहाँ गुजार लें तो फिर वो दूसरी जगह है ना, मतलब उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी जगह हो, क्योंकि सबाई सी बात है, वो अटैचमेंट हो जाता है जगह के प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। तो सोचो जनजाति के प्रति तो उनका तो सोचो सारा रूटीन, मान लो सोचो वो ट्राइबल्स है जो मान लो पहले जंगलों में रहते, सुबह उठते थे, वो सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, जा रहे हैं जंगलों में, शहद तोड़ के ला रहे हैं, कुछ भी है। ठीक है, अपना मतलब जीवन उनका ऐसे चल रहा है। अब सोचो जंगल ख़त्म हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब सोचो कि कंक्रीट के मकान शहरों में आ गए वो लोग। गवर्नमेंट क्या करती है मोस्टली, मान लो उनको बना के दे दिया, मकान बना के दे दिया, पर तो उनका आजीविका का साधन तो वो तो नहीं रहा ना। अब उनको आजीविका के लिए अब कुछ और करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा। पर पहले तो जंगलों में जाते थे, आराम से खाने पीने कर ले और अपना जीवन जी रहे थे। तो जीवन यापन के साधन आर्थिक व्यवस्था का विखंडन हो जाता है। मैं वही बता रहा हूँ, देखो अब वो पहले मान लो कि शहद चुन के लाते थे, उसको बेचते थे शहर में, अब वो चीज़ें खत्म हो गई। पहले लकड़ी चुन के लाते थे, वो बेच देते थे, अब वो खत्म हो गया सिस्टम। अब वहाँ पे वो कंपनी जाने नहीं देती है लोगों को। ठीक है, अपर्याप्त मुआवजा पुनर्वास की समस्या वही है कि जितना फंड मिलना चाहिए, देखो कोई 100 करोड़ रुपए का यहाँ कंपनी आके बेनिफिट कमाएगी। अब सोचो इन्हीं की ज़मीन थी जनजातियों की, अब इनको कितना 1-1 लाख रुपए देके साइड में कर दिए, अब वो 100 करोड़ रुपए कमा रही है। तो अपर्याप्त मुआवजा होता है, पुनर्वास की समस्या होती है।
अब मान लो यहाँ से कहीं बसा रहे हो तो इनको घर दो भाई, अब घर भी नहीं बनते हैं, मतलब बहुत दिक्कत है, ये रियलिटी है। पुनर्वासित स्थलों पर कानून व्यवस्था व क्षेत्रवाद की समस्या होती है। अब जैसे याद करो कि जैसे मिजो जो समझौता हुआ था, मिजो कोड हुआ था, उसमें यही था कि जो कुछ ट्राइबल्स थी वो मिजोरम से लेके त्रिपुरा भाग गई थी, ठीक है, ये ध्यान से समझना है, क्योंकि उनके साथ वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा था, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके कारण क्या था कि वो मिजोरम से त्रिपुरा भाग गए थे। फिर आखिर में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने पैकेज किया कि हम वापस से इनको लाएंगे, यहाँ पे बसाएंगे, परंतु आखिर में ऐसा हो कि इतना ज़्यादा विरोध था, लोग डर गए थे क्योंकि उनके साथ मारपीट हुआ था, तो वापस से उनको फिर त्रिपुरा में बसाया गया, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दिया जो भी है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। फिर दूसरी बात, अब जहाँ मान लो कि त्रिपुरा में गए तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे ना इनका, तो वो भी दिक्कत होती है, फिर क्षेत्रवाद की समस्या आती है, क्योंकि क्षेत्र विशेष के लोग अपनी क्षेत्र के मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे ना, वो दूसरे लोगों क्यों अपना वो करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। अगला, विस्थापन के विरोध में आंदोलन फलतः परियोजना के खर्च में वृद्धि होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे इसमें सबसे बड़ी नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक महिला थी, कौन है, याद है किसी को कोई नाम? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक महिला द्वारा है, मेघा पाटेकर। हाँ, तो इसको ऐसा बोला जाता है कि एक एंटी गवर्नमेंट काम करती है। मतलब अब देखो, गवर्नमेंट हमेशा ना ये चीज़, मतलब जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है ना, तो उनको फिर एंटी गवर्नमेंट घोषित कर देते हैं। तो मेघा पाटेकर थी, मतलब ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि नर्मदा डैम बने, और वो बात सही है। देखो आज भी तुम लोग है ना, मतलब हकीकत में देखना, कभी है ना कोई डॉक्यूमेंट्री देखना या कभी सर्च करना खुद से, जो नर्मदा जो डैम बना ना, उससे कम से कम 5000 परिवारों का विस्थापन हुआ था। सोचो, आज वो जहाँ रहते थे वो सारा इलाका पानी से डूब चुका है। अब उनको सोचो, 5000 जो परिवार थे उनको क्या हुआ है, उनका आज तक कोई पता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना इन चीज़ों बहुत ज़्यादा ना, उनका कोई खबर है, कुछ नहीं, कहाँ पे उनको किया गया, उनके क्या आज उनका क्या स्थिति है, कोई रिपोर्ट देता है, कोई नहीं देता। तो इसीलिए वो विरोध कर रही थी, क्योंकि आखिर में इनका क्या होगा, वहाँ की क्लाइमेट जो मान लो कि इकोसिस्टम भी तो होता है ना, बात हो ही नहीं है, एक इकोसिस्टम भी होता है, एक जंगल होता है, वहाँ का एक शहर, ये सारी चीज़ें होती है, वो इसलिए विरोध कर रही थी, ठीक है। अब जब वो विरोध करेगी तो सब ऐसी बात हो, प्रोजेक्ट जो है लंबा खींचता चला जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, खर्चे में वृद्धि होगी, क्यों नहीं होगी, जैसे खर्च मान लो कि पहले सीमेंट मान लो कि 100 रुपये मिल रही थी, पर 10 साल बाद में तो भाई 250 रुपये सीमेंट मिल रही है, इसमें कल 1 करोड़ में काम हो जाता, अब 100 करोड़ में काम हो रहा है, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, फलतः विकास प्रक्रिया बाधित होती है। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो भारत में विस्थापन जनित जनजातीय समस्या, तो अपन ने देखा था 50%, मोस्टली 50% से अबव जनजातियों का ही वो विस्थापन होता है, ठीक है। तो इनकी क्या समस्या है, अनैच्छिक विस्थापन का दर्द एवं अपने क्षेत्र से लगाव के कारण क्षेत्र छोड़ने का कष्ट और अलगाव का दर्द। वही बता रहा हूँ कि जैसे मालूम कि सोचो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जीते थे, जंगलों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं जी रहे हैं। अब सोचो उनको अब कमाने जाना पड़ रहा है, मजदूरी करना पड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत वो खतरनाक होता है। अपर्याप्त मुआवजा मिलता है, ठीक है, वही मैं बता रहा, 100 करोड़ उनको कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा, अपन इनको 1-1 लाख रुपये में साइड में कर देते हैं। अशिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण निर्धारित मुआवजा नहीं मिल पाना और प्राप्त मुआवजा का अन्य लाभकारी कार्य में खर्च होना। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझ, जैसे मान लो इनको कहीं, चलो ठीक है, इनको मान लो रहने के लिए कोई आवास बना दी है, पहली बात तो देती नहीं गवर्नमेंट, पैसे दे देती है, भाई आवास बनाओ अपना जाके। अब क्या होता है, गवर्नमेंट अभी इनको पैसा दे दिए, अब ये मान लो कोई जरूरी चले कुछ बनाएंगे, अब ये क्या लोग मतलब कि कोई शराब पीने में इधर उधर पैसा खर्च कर देगा, तो वो भी है ना एक सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, करप्शन भी इतना लेवल का है ना, जैसे 1 लाख रुपये इनके लिए घोषित हुआ तो सब ऐसी बात है, जैसे राजीव गांधी के लिए बोला जाए, वो खुद बोलते थे 1 रुपये में भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे 15 पैसे मतलब लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो आज चलो ठीक है भाई, उस टाइम इतना ज़्यादा करप्शन था, आज ऐसा नहीं है कि भाई करप्शन है ही नहीं, ये तो गलत बात है करप्शन। हाँ, ये हो सकता है कि आज 15 की जगह आज लोगों पर 50 पहुँच रहे हो, पर 50 तो फिर भी आज भी करप्शन में जा रहे हैं ना। उनकी आर्थिक व्यवस्था का विखंडन नंबर % जातियों में, तो वही बता रहा हूँ कि मान लो कि वो पहले लघु वनोपजों को बेचकर उनके अपने आजीविका चलाते थे, अब वो मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। अपर्याप्त पुनर्वासित स्थान पर सामंजस्य में कठिनाई है, वही है ना कि अब समझ में तो नए शहरों में बसेंगे या कहीं टाउन में बस रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वो अपने आप को, आप खुद ही सोचो ना, वो अचानक से कहीं छोड़ के चले जाओ, फिर वहाँ पे जाके रहने लोगे तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा कभी। चलो मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कौन कितने लोग हैं जिनको मतलब अपने घर के अलावा दूसरों के घर में जाके रहना पसंद है? अरे मुझे, हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किसी घर जाना। मतलब पसंद नहीं है ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब किसको पसंद है? हाँ, अरे किसी सिर्फ को पसंद, अपना घर पसंद। अरे किसी को पसंद नहीं होता, आप ये चीज़ समझो, ये हकीकत है।
आप चाहे किसी महल में जाके रह लोगे ना 2-3 दिन ठीक लगेगा आपको, उसके बाद में अपना घर याद आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सोचो इन लोगों का क्या हालात नहीं, होता होगा, इन लोगों का क्या हालात होता होगा। सोचो नहीं इन्होंने आता। तो आजाद पूरी लाइफ भर वहीं पे बिताई और अचानक से उनका मान लो कि माइग्रेशन हो जाता है, तो कितना खतरनाक होता है इन लोगों के लिए। जनजातीय पारिवारिक संबंध में बिखराव तथा उनके पवित्र सांस्कृतिक स्थलों का विनाश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना है। ये देखो क्या होता है ना, एक ट्राइबल एरिया में क्या होता है, पवित्र उपवन होता है, पवित्र उपवन होता है, ये मान्यता होती है। वहाँ पे क्या होता है ना, लोग जैसे जंगलों को पूजा करते हैं, ठीक है, ये टोटमवाद भी बोला जाता है। अगर सोशोलॉजी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये लोग पवित्र स्थान होता है। अब सोचो अब यहाँ पे बाल्को कंपनी आ गया, अब ये तो खत्म कर देगी ना सब कुछ। अब सोचो इनकी जो पवित्र मतलब भगवान है इनके, मतलब सोचो जैसे मान लो कि जैसे आज कोई मतलब ध्यान से समझना, मतलब है ना, कभी इन चीज़ों को माइन्यूट लेवल पे समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो आज राम मंदिर है, मान लो कि ये बन रहा है, मान लो ठीक है, बन गया मान लो, ठीक। अगर सोचो कि कल इसको कोई कंपनी आके इसको ध्वस्त कर दे, ठीक है, कितना बुरा लगेगा। सोचो देश में भूचाल मच जाएगा ना। परंतु जो जनजातीय जो परिवार होते हैं, इनका जो भगवानों को वहाँ कंपनी है जो फेंक देती है उखाड़ के, सोचो इन लोगों का क्या हाल होता होगा। मतलब समझ रहे ना, इनके लिए तो यही राम भगवान के बराबर है ना, ये चीज़ समझो आप। तो इनके जो सांस्कृतिक जो पवित्र सांस्कृतिक स्थलों का उसका विनाश हो जाता है, ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात क्या होती है, अब जैसे मान लो कि इनका एक कुटुंब होता है, कुटुंब मतलब जैसे मान लो कि पहले जंगल रह रहे थे तो यहाँ पे घर था, यहाँ तक घर था, यहाँ घर था, सब लोग साथ में रह रहे थे, सामूहिक रूप से रह रहे थे। अब जब मान लो कि सरकार ने यहाँ पे आके इनको भगा दिया है यहाँ से, अब इनको ऐसे चलिए कि सब सब लोग एक साथ जाके रह लोगे, अब ऐसे नहीं होगा ना, किसी को कहाँ फेंक दिया, किसी को कहाँ फेंक दिया, तो इससे क्या पारिवारिक संबंधों में बिखराव होता है ना, ठीक। अशिक्षित होने के कारण विकास परियोजनाओं में रोजगार का अभाव होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये मैंने मोस्टली देखा है, जैसे मेरे गांव में भी है ना बहुत सारी 2-3 कंपनी आई हुई है, परंतु वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देती है। अब तो ध्यान से देखना, अब जैसे मान लो कि यहाँ के लोगों को भगाया, अब वो बोलते हैं कि भाई देखो हमारी कंपनी में जॉब करना तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए। अभी सोचिए ट्राइबल एरिया के पास कहाँ एजुकेशन आएगा इतना, तो इसके कारण क्या होता है, इन लोगों को रोज़गार लेते नहीं है। लोग रोज़गार देते भी है तो मजदूरी वाला देते हैं, और मजदूरी का क्या ही फ़ायदा होगा। तो उनकी ज़मीन पे वो करोड़ों रुपये कमाएंगे और इनको 2-2 हज़ार रुपये महीने का दे के साइड में कर देंगे, ठीक है। तो ये भी दिक्कत रहती है। वामपंथी उग्रवाद का उद्भव होता तो सभी सी बात है कि जब देखो क्या होता है ना, जिनके साथ शोषण होता है ना या जिनके साथ गलत होता है, उन लोगों को मोबिलाइज़ करना बहुत ईजी होता है। जैसे मान के चलो कि 10 लोग हैं जिनके साथ पुलिस ने बहुत बुरा किया हो, ठीक है, उनको मारा पीटा ज़बरदस्ती उनको, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब मैं मान लो कि वहाँ बीच में जाता हूँ और उनको मैं बोलता हूँ कि देखो तुम्हारे साथ पुलिस ने किया, ये सरकार ऐसी है, ये सिस्टम ही ख़राब है, हम इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे, तो वो लोग है ना बहुत जल्दी आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। उग्रवाद का बनना यही कारण है, मतलब नक्सलवाद का बनने का कारण यही है। नक्सलवाद क्या हुआ कि लोगों को वहाँ शोषण हो रहा था, सरकार ने किया, मान लो कि जो बर्जुआ वर्ग है उसने किया, जमींदार थे उन्होंने किया, तो ऑटोमेटिक कुछ लोग हुए, उन्होंने समझा कि ये देखो ये तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अब बहुत गलत करे तो समझ बार लोगों लगेगा हाँ ये बात तो सही है कि इन्होंने देखो मैं हमारी ज़मीन छीन ली, हमें आज खाने को भी मोहताज रहना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो नक्सलवाद का रास्ता अपना लेते हैं। इसलिए अपन देखते हैं भाई आखिर में नक्सली क्यों बन जाते हैं, कारण वो होता है कि अपना सिस्टम ही ख़राब है, उसी कारण लोग बन जाते हैं। आतंकवादी क्यों बनते हैं लोग, इसीलिए बनते हैं। पाकिस्तान में कभी देखना जो मोस्टली जो अलकायदा ये ज्वाइन करते हैं, उनका कारण ये होता है कि परिवार में बहुत ख़राब स्थिति होती है, घर में खाने पीने को कुछ रहता नहीं है, तो लोगों को नॉर्मली आराम से। आज देखो ना इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अब बेरोजगारी के कारण देख लो युवाओं को आराम से भ्रमित किया जाता है। जैसे अलकायदा क्यों लोग ज्वाइन करें, केरल के लोग क्यों ज्वाइन करें, कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। शिल्पर शेल बनने क्यों तैयार है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, लोगों के पास पैसे नहीं है। और दूसरी बात है कि समाज में क्या है आजकल क्या होगा, जो पैसा कमा रहा है उसी की बोलबाला है। तो इस कारण से क्या होता है कि सब एक सी बात है कि जो है उग्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, इसको बढ़ावा मिलता है, ठीक। भारतीय विकास जनित विस्थापन के क्या क्या कारण रहे हैं, तो वही मैं पहले बोला कि बांध एवं नदी घाटी परियोजना का निर्माण, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लिख दो, जैसे नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, याद रखना ये चीज़। ऐसे एग्जाम्पल लिखना है तभी नंबर मिलेंगे, ऐसे लिख के आ जाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब और अच्छा नंबर पाना है। औद्योगिकरण व SEZ का निर्माण करना, तो ये आप यहाँ पे लिख दो। औद्योगिकरण जैसे मान लो भिलाई पावर प्लांट बना, दुर्गापुरा बना, तो वहाँ पे उस टाइम हुआ ना। अब ये स्पेशल इकोनॉमी जोन बने तब हुआ है, विस्थापन हुआ। बहुत सारा स्पेशल इकोनॉमी जोन, बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई किया जाता, तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री को एक जगह लाया जाता। तो सब ऐसी बात है, वो ऑक्यूपाई ज़मीन करेंगे तो कहीं किसी को तो भगाएंगे ना वहाँ से।
प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण हुआ, जैसे मान लो कि कोई खनिज मिल गया हो, उसको निकालना हो, कोयला मिल गया है, ठीक है, अभ्रक मिल गया, जस्ता मिल, कुछ मिल गया तो उसको निकालने के लिए, इस कारण से विस्थापन होता है। नगरीकरण में नगरीय विकास से संबंधित परियोजनाओं का निर्माण, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे आज हमारा गांव है ना, जस्ट जयपुर के जस्ट बाहर है। अभी धीरे धीरे देखो, शहर हमेशा, मैंने क्या बोला, शहर बढ़ते जाता है। अभी शहर क्या करेगा, एक दिन मेरे गांव को भी ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसी कारण भी तो होगा ना माइग्रेशन। मतलब नगरीकरण होगा तो नगरीय विकास होगा, उससे संबंधित परियोजना निर्माण होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, विस्थापन होगा, माइग्रेट होगा। भूमि अधिग्रहण कानून 1854 की खामियाँ, उसमें मतलब बहुत सारे लूप फॉल्स हैं, जिसके कारण भी लोग उसका माइग्रेट मतलब आराम से इजीली गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे मेरे गांव में ऐसा होता कि गवर्नमेंट को ज़मीन हड़पना था तो उसने हड़प लिया आराम से, उसको सरकारी लीज पे, ठीक है। समुचित पुनर्वास की नीति का अभाव, ठीक है। रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है अपनी, वो अच्छी नहीं है, मतलब आज भी उसमें फिर बहुत सारी कमियां हैं, लोगों को वहाँ देखा नहीं जाता, उनको क्या इन्वायरमेंट है, कहाँ से कहाँ निकाले जा रहा है, तो जो एक अच्छा बनना चाहिए। राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव, वही मैं बता रहा हूँ कि जो सरकार मान लो कोई पैकेज घोषित कर रही है, तो ये पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो खा जाते हैं पैसा लोग। दूसरे बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती कि हम इनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो मतलब वो सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाते हैं ना। अरे यार, वो लोग क्या जानेंगे, जो ऐसे ही में रूम में बैठे, वो क्या जानेंगे कि इन लोगों के साथ क्या बीत रही है। कि कहीं ना कहीं ये कमी है ही ना, ठीक है। भ्रष्टाचार में परियोजनाओं का राजनीतिकरण होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि भ्रष्टाचार, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब मालूम को पैकेज मिल रहा है, ठीक है, परियोजनाओं पर राजनीतिकरण भी होता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब हो जाती है और लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विस्थापन जनित समस्या समाधान की दिशा में उठाए गए प्रयास, ठीक है। अब ऐसा नहीं, देखो ये प्रॉब्लम तो है, इसको लेकर प्रयास भी किए होंगे, पर वही है कि आखिर में हम कितना कर पाते। तो पैसा एक्ट अपन लाए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, याद रखना ये चीज़। अगला वन अधिकार अधिनियम 2006, इसमें अमेंडमेंट किया गया अभी, ठीक है। और अभी फिर से गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट की, याद रखना, फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर पीटी के लिए। अब फिर अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने। 5वीं अनुसूची से संबंधित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण, इसलिए यूपीएससी देखो 5वीं 6वीं वाला जो है वो हमेशा क्वेश्चन पूछती है, रीजन ये है, ठीक है। भूमि हस्तांतरण पर रोक, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में राष्ट्रीय पुनर्वास अधिनियम 2007 लाया गया, ठीक है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट जब आखिरी में जब जा रही थी ना, तो उनको लगा कि ऐसा पेज फांस दिया जाए ताकि बीजेपी आगे जाके कुछ काम ना कर सके, तो उन्होंने ऐसा कानून बनाया। पर इसने, मोदी गवर्नमेंट ने इसको 2-3 बार अमेंडमेंट करने का प्रयास किया, पर फिर भी जो वो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जटिल मुद्दा बन गया है। इसमें ऐसा है, जैसे मान लो कि रोड बन रही है, अब मान लो कि 10 किसान लोगों के खेतों में से जा रही है, तो ऐसा है कि इस कानून में कि 10 में से 7 के मतलब जैसे मान लो कि 7 लोग समर्थन में आ गए, 3 लोगों ने मना कर दिया, तो वो नहीं बन पाएगी वो रोड, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से पेच डाला गया इसमें, ठीक है। परियोजना निर्माण में इसके क्रियान्वयन, भूमि अधिग्रहण, ये जो भूमि अधिग्रहण होता है, इसके लिए एक अलग से बोर्ड बना हुआ है ना, राज्य में भी और केंद्र में भी। हाँ हाँ, बना ही है, वो तो होगा ही ना, पंचायती राज के तहत होगा, या मतलब बना होगा, क्यों नहीं बना होगा। सब ऐसी बात है, ऐसे कोई बिना इंस्टीट्यूट के तो करेगा नहीं, कोई पूरा वो देता है ना कैसे करना है, क्या होगा, सारी प्रोसेस होगा। है भूमि अधिग्रहण बोर्ड है, ठीक है। परियोजना निर्माण में इसी क्रियान्वयन में एनजीओ के सहयोग पर बल, ठीक है, ताकि एनजीओ क्या करती है ना, जब ये लोगों को माइग्रेट करवाना होता है तो उसको लेके, अब जैसे मान लो मेगा पाटेकर है तो उसे विरोध कर रही है, तो उससे क्या होता है ना, सरकार का खामियां वो बाहर निकल के आती है, फिर वो लोगों को और अच्छे से, मतलब अपन अच्छे से उनको पुनर्वास कर पाते हैं। पुनर्वास स्थल पर आधारभूत अवसंरचना का विकास, ताकि वहाँ पे स्कूल भी हो, हेल्थ स्ट्रक्चर भी हो, आजीविका के साधन भी हो, ठीक है, उनका घर हो, नल से मतलब जल पहुँच रहा हो, वो सारी चीज़ें जो मतलब बेसिक नीड्स है वो लोगों को मिलनी चाहिए वहाँ पे, वो भी ऐसी व्यवस्था की जाती है। समीक्षा सुझाव क्या होना चाहिए, सजेशन, उपरोक्त प्रयासों से निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान में काफ़ी मदद मिली है, फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर, मतलब कुछ ना कुछ कमियाँ फिर भी बनी हुई है। तो जो कमियाँ हैं उनको कैसे सुधारा जाए, निम्न सुझावों पर अमल करके इन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। क्या क्या करना चाहिए, परियोजना से संबंधित सभी जानकारी स्पष्ट की जाए। सबसे पहले तो बताओ कि आप कितना एरिया ऑक्यूपाई करोगे, क्या लक्ष्य है, क्या मोटो है, पहले बताओ लोगों को। परियोजना के निर्माण के समय प्रभावितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जो भी उससे इफेक्ट हो रहा हो तो सबको उसमें पार्टिसिपेट करो और उनसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो। अगर ये मान लो गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ऐसे तुम्हें ट्रांसफ़र करेगी वहाँ पे, तो मतलब सजेशन लेने चाहिए, सब ऐसी बात है।
विस्थापन के तुरंत बाद समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और पुनर्वास स्थल पर सार्वजनिक सुविधाओं को समुचित प्रबंध किया जाए। ठीक है, तो वही है कि उनको अच्छा खाना पीना रहना ये सारी चीज़ें मिले, आजीविका के साधन मिले, मुआवजे की राशि उचित और समय पर भुगतान हो, सबसे मेन बड़ी बात ये है। और लैंड एक्विजिशन जो है, ठीक है, 1/2013 को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए, ये वाला भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रयास भ्रष्टाचार से मुक्त हो। सितंबर 2016 को सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में न्यायमूर्ति झा आयोग की रिपोर्ट में विस्थापित पुनर्वास में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर सोच लो। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया में ये चीज़ें है कमी है, आप ये चीज़ को समझें। ठीक है, अब ये एक्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमेशा मतलब गवर्नमेंट इसको अमेंड 2-3 बार इसको अमेंडमेंट करने का प्रयास की है गवर्नमेंट, क्योंकि बता दो रहा ना, जब कांग्रेस लग गया था 2013 में कि हम दोनों नहीं वापस आएंगे, तो उन्होंने एक तो ये एक्ट लाया, एक दूसरा एक्ट लाया था उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो भी 2013 का ही है। इसमें ऐसा था कि मतलब लगभग 60% पॉपुलेशन को इसमें ऐड ऑन कर लिया था कि उसको फ्री में अनाज वनाज देना है। तो उसके तहत है ना गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट, इसीलिए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रही है। ठीक है, अब बात आती है ये इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है क्योंकि हर बार ये चर्चा में रहता ही है। अब क्यों याद रखना, जैसे वन अधिनियम वो चर्चा में है और उससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, याद रख लेना। अब देखो, शायद अब की बार भी पूछा होगा, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास से पुनर्स्थापना अधिनियम 2013। ठीक है, परिचय, प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके लाभ है, महत्व, खामियां क्या है, चुनौतियां, समीक्षा, निष्कर्ष। ठीक है, अब देखा अभी पता लग जाएगा इसमें क्या कमी है। 1894 की भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खामियों को देखते हुए 2013 में, सोचो कितने साल पुराना है, इसीलिए पता लगता है कि अपनी सरकारी संसद कैसे काम कर रही है। मतलब समय की बात है, सोचो क्या आज़ादी हो गए देश इतने सालों बाद में, 200 साल बाद में। इसलिए तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास क्यों नहीं हो पा रहा, अपन वैश्विक स्तर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्यों नहीं, यही सारी दिक्कतें हैं। देखते 2013 में पुनर्वास में पुनर्स्थापन अधिनियम 2007 को जोड़कर भूमि अधिग्रहण हेतु एक नए कानून का निर्माण किया गया था, राइट फॉर फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसका पूरा नाम ये है, इतना बड़ा। 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की क्या खामियाँ थी, मतलब क्या कमी थी ताकि ये लाया गया। तो पहले क्या थी, मुआवजा कम था, तो वैसा वैसी बात है, मुआवजा सोचो उस समय 1894 के आधार पर सोचो, और आज भी उसी रेट पे दे रहे थे। अरे ये होता है मेरे गांव में, सोचो जो ज़मीन का अगर प्राइवेट में बेचते तो वो 10 लाख रुपए में बिकती, और वो गवर्नमेंट जो खरीदी उसको तो 1 लाख रुपए में खरीदी। इसलिए बहुत बार क्या होता है ना, कंपनियां ना डायरेक्ट नहीं करती, वो क्या करती है, सरकार को बोलती है, सरकार को पैसा देती है। तो जैसे मान लो कि वो डायरेक्ट किसानों से खरीदी तो उसको 100 करोड़ रुपए में पड़ रही है, और इधर है ना गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए दिए, उधर का मतलब उसी में काम हो जाएगा, मतलब 50 करोड़ में काम हो जाएगा, इधर 100 करोड़ देना पड़ता। तो एक अब देखो ये जो 50 करोड़ बच गया है, गवर्नमेंट भी फिर क्या कहता है ना, इसमें जो अधिकारी रहते हैं, नेता लोग होते हैं, उसको सबको पैसा, फिर भी मतलब कंपनी को ऐसा मानी चलो 25 करोड़ उसने घुस भी दे दी, 25 करोड़ अपने बच जाएंगे ना कंपनी के। तो ऐसा सेटलमेंट चलता है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ये ज़मीन को ऑक्यूपाई करेगी एक उस पर सरकारी रेट पे, फिर वो कंपनी को बेच देगी। तो ऐसा ही हुआ था मेरे गांव में, मतलब गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई किया ज़मीन को, फिर होंडा कंपनी तो उसको बेच दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसको बोलते हैं कलेक्टिव करप्शन, मतलब उसमें लोग जो सरकार भी मिली हुई है, प्राइवेट कंपनियां भी मिली हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है, तो ये कलेक्टिव करप्शन होता है। ठीक है, तो समझ में आता है, मुआवजा कम था पहले, और मुआवजा केवल भूमि के स्वामियों को दिया जाता था। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब क्या था, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो यहाँ खेती कर रहे हैं और इनकी ज़मीन नहीं है, मतलब काश्तकार है, ठीक है, टेनेंट्स बोलते हैं उनको, जो ज़मीन पे काम करते हैं, मतलब उनकी ज़मीन नहीं है वो। अब जब ज़मीन को ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो सोचो उनकी तो आजीविका ख़त्म हो जाएगी ना, पर वो पैसा किसको मिलता है, भूमि के स्वामी को, उसको मिलता है। तो ये भी एक कमी थी। ठीक है, किसको पैसा मिलना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का अभाव था, मतलब क्या समाज पे प्रभाव पड़ता है भूमि अधिग्रहण होता है, उसका कमी थी कि भाई उसका भी तो एक आप करो ना मूल्यांकन, उसको क्या प्रभाव पड़ रहा है। सहमति के प्रावधान का अभाव था। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आप होता कि 10 में से 7 की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, कोई भी बेच रहा तो बेच दो। पुनर्स्थापन का अभाव था, ऐसा कोई नहीं था, जैसे मान लो किसी की ज़मीन घर गया तो उसको पुनर्स्थापन करने के लिए सरकार क्या करेगी। भूमि की पुनः वापसी का अभाव था, मतलब जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट की कोई योजना में मान लो कि किसी ने ज़मीन बेच दी और मान लो वो काम भी नहीं चल रहा है और वो वहाँ पे कुछ खेती भी नहीं कर पा रहा, तो उससे पुनः वापसी ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, परंतु अभी इसमें डाला गया। तो लैंड एक्विजिशन जो है, इसमें एक्ट 2013 का प्रमुख प्रावधान क्या है, सार्वजनिक हित की स्पष्ट परिभाषा, हॉस्पिटल में शिक्षण संस्थान,
सार्वजनिक हित के दायरे से बाहर। ठीक है, तो साफ सीधा सा बताइए भाई, मतलब क्या पब्लिक इंटरेस्ट होगा। ठीक है, उसमें हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान सार्वजनिक हित के दायरे से बाहर किए गए हैं। ठीक है, इसको बाहर कर दिया गया है कि हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम हो गया, इसको जो पब्लिक इंटरेस्ट उससे बाहर रख दिया गया। ठीक है, क्या होता है ना, गवर्नमेंट हर बार क्या होती थी, मतलब अस्पतालों के नाम पे लोगों से वो ज़मीन ऑक्यूपाई कर लेती थी। ठीक है, एजुकेशन उनके नाम पे। ठीक है, भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति का प्रावधान मैं वही बता रहा हूँ कि अब जरूरी है कि 10 में से 7 लोग एटलीस्ट होना चाहिए। सरकार द्वारा समय के उपभोग के भूमि अधिग्रहण सहमति आवश्यक नहीं। जब गवर्नमेंट को खुद इंडिविजुअली यूज करना होता है ना, तब सहमति जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा पीपीपी के तहत सार्वजनिक हित में प्रयोग हेतु भूमि का अधिग्रहण 70% की सहमति में, वही बता रहा था, 10 में से 7 लोगों की अनुमति बहुत जरूरी है। एक ने भी मना कर दिया तो नहीं होगा। सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में परियोजनाओं के निर्माण हेतु निजी कंपनियों के प्रत्यक्ष उपयोग हेतु भूमि का अधिग्रहण 80% सहमति, वही बता, ये मेरे गाँव में ऐसा ही हुआ था ये वाला मामला। इसमें मतलब प्राइवेट कंपनी को देना था, गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई किया और उसको खरीद लिया। अन्य प्रावधान क्या है इसमें डाला गया, पुनर्वास में पुनर्स्थापन का प्रावधान किया गया जो पहले वाले में नहीं था। पुनर्वास में पुनर्स्थापन के बाद भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया, मतलब पहले आप उन लोगों को बसाओ जाके, फिर ज़मीन को ऑक्यूपाई करो। पहले क्या होता है, ज़मीन ऑक्यूपाई कर दी, फिर उनको पता ही नहीं कहाँ पे फेंकेंगे। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का प्रावधान, तो ये देखो, ये चीज़ मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो कि ट्राइबल्स होती है, ट्राइबल्स को अगर मान लो कि माइग्रेट करवाया जाता है, जब माइग्रेट करवाया जाता है तो सोचो उनके जो है मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, उनके आजीविका पे प्रभाव पड़ रहा है, वो सब भी इसमें काउंट होना चाहिए। मुआवजा जमीन मालिकों के अन्य प्रभावितों को भी देना चाहिए। सब बात वही बता रहा है, जिस मालिक को खेती कर रहा है भाई, उसका भी तो आजीविका खत्म हुई ना, उस पर भी, उसको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। मुआवजा बाजार मूल्य पर आधारित होता है, ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना था, शहरी क्षेत्र में 2 गुना। सबाई सी बात है, रेट, क्योंकि शहरी जो ग्रामीण जो लैंड होती है उसमें खेती वेती होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखो, मुआवजा राशि आयकर व स्टाम्प शुल्क से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स वैक्स लगा दे गवर्नमेंट, वापस से उनसे पैसे ले ले। बंजर भूमि का अधिग्रहण तथा एक फसली में बहुफसली भूमि का अधिग्रहण अंतिम विकल्प है। मतलब अगर कहीं खेती हो रही है, ध्यान से समझना, खेती हो रही तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि वहाँ से रोड, जैसे मान लो निकल, जैसे ध्यान से समझना, यहाँ से कोई रोड निकलना, ठीक है, और यहाँ पे खेत है, ठीक है, और इधर है कि अनुपजाऊ ज़मीन है, तो गवर्नमेंट ऐसा करेगी इधर से चले जाए, पर खेती की लैंड को हमेशा गवर्नमेंट बचा के रखती है। ऐसा नहीं कि उसको ऑक्यूपाई, तो समझ बात है कि भाई खेती की ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो फिर खेती कहाँ से होगा, लोग कहाँ क्या खाएंगे फिर। भूमि वापसी का प्रावधान, यदि परियोजना 5 वर्ष में शुरू नहीं हुई हो तो भूमि में बढ़े हुए मूल्य का 40% हिस्सा भूमि के मूल्य स्वामी को भी प्राप्त। वही मैं बता रहा, जैसे मान लो कि ज़मीन ऑक्यूपाई तो कर ली गवर्नमेंट ने, पर कुछ काम ही नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं करे, तो जैसे जैसे मान लो 5 साल बाद में गवर्नमेंट काम शुरू करे तो फिर उतना ही दाम उसका बढ़ जाएगा ज़मीन का। आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा संसद द्वारा मान्य किसी अन्य आपात स्थिति तक सीमित है। ठीक है, पुनर्स्थापित क्षेत्र में 25 और सूचनात्मक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। मतलब जहाँ पे वही बता रहा हूँ कि स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, आजीविका साधन होनी चाहिए, नल वल पानी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। शहरी क्षेत्र में अधिग्रहण के पश्चात विकसित भूमि का एक निश्चित हिस्सा भूस्वामी हेतु आरक्षित, ये बहुत अच्छा चीज़ है। मान लो यहाँ पे कोई ज़मीन ऑक्यूपाई करके दे तो उसके लिए भी कुछ एरिया छोड़ोगे आप, ताकि उसको फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे टावर लगते हैं ना, टावर, तो टावर लगते तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे खेत में टावर लगा तो एक तो मुझे रोज़गार देंगे, एक मेरे परिवार के सदस्यों को रोज़गार देंगे, दूसरा इससे जो कुछ इनकम हो वो मेरे को मिलती रहेगी, महीने का 8,000 10,000 रुपये, तो ये फ़ायदा हो जाएगा ना। फिर अब उसे ज़मीन को ऑक्यूपाई भी किया टावर ने तो फ़ायदा हो गया, उसको रोज़गार मिल गया और मंथली कुछ इनकम आ रही है किराया टाइप से। तो ऐसा ही है कि जब कंपनी को ऑक्यूपाई किया तो जॉब भी मिले उसको, दूसरा साथ में उसको कुछ ज़मीन का हिस्सा दे दो, ताकि वो आगे फ्यूचर में उसके लिए, जैसे मान लो कोई यहाँ पे वो मान लो चाय की दुकान खोल लेगा या कोई दुकान खोल लेगा, कानून का पालन नहीं होने पर डिपार्टमेंटल हेड उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो अब ब्यूरोक्रेट पर जिम्मेदारी थोपी जा रही है। 5 साल पुराने अधिग्रहण भी इस अधिनियम के दायरे में, धारा 24 के तहत। ठीक है, अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए। क्या, एसटी परिवार को मुआवजा सामान्य से अधिक और मुआवजा राशि 1/3 भाग अधिग्रहण से पहले, मतलब नॉर्मल लोगों को जो, क्योंकि समझ में आता है ये प्रोविज़न क्यों डाला गया, सोचो, क्योंकि 55% लोगों इन्हीं की जो है मतलब वो होता है, ज़मीन को ऑक्यूपाई होता है, इसीलिए इनके लिए बोला गया कि सबसे पहले तो एक तो नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, किसी को 10 रुपये मिल रहा तो इनको 15 रुपये मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इनको 1/3
1/3 ₹5 पहले ही मिल जाएंगे ज़मीन को ऑक्यूपाई करने से, ताकि ये लोग अपना कहीं पे जाके बसना चाहते हैं वो बस सकें। यथासंभव जनजातियों की भूमि अधिग्रहण को टाला जाए और जरूरत पड़ने पर ग्राम सभा या स्वायत्त परिषद की सहमति और अनुमति आवश्यक हो। ये बहुत अच्छा है, इसीलिए प्रोविजन ये डाला गया है कि ट्राइबल की ज़मीन है ना, ट्राइबल ही खरीद सकता है और कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब तक ज़रूरत ना पड़े बहुत ज़्यादा कंडीशन, तब तक उनको साइड करो। नॉर्मल लोगों से ले सकते हो, और लेनी है तो फिर ग्राम सभा से अनुमति लो, स्वायत्त परिषद जो काउंसिल बनी रहती है, ठीक, उनसे अनुमति लो। एसटी विस्थापन क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण, ठीक है, पैसा अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006 आदि को लाभ पुनर्स्थापित क्षेत्र में भी प्राप्त है। वहाँ पे भी उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे जो जहाँ इनको रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है। 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन पर जनजातीय विकास योजना का प्रावधान, मतलब अगर 100 से ज़्यादा परिवारों को विस्थापन हो रहा है तो वहाँ पे जनजातीय विकास योजना बनेगी। ठीक, उनके लिए एक अलग से स्पेशल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलेगा वहाँ पे। जो लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन जो एक्ट है 2013 का, इसके लाभ और महत्व क्या है, फायदे क्या हुए। विस्थापन की समस्या का समुचित समाधान संभव, मतलब अच्छा, बहुत सारे प्रोविजन तो अच्छे डाले गए हैं, पर बात है नहीं इम्प्लीमेंटेशन की। जो अगर ये इतना जो दिया गया है एक्ट में, अगर ये कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। उचित पुनर्वास से मुआवजा तथा अन्य दुष्प्रभावितों को भी मुआवजा दिया गया है, फलतः विस्थापन से न्यूनतम नुकसान संभव हो। मनमाना भू अधिग्रहण पर रोक लगी है, निजी कंपनियों के हितों को सिद्ध करने वाली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण संभव हुआ। नहीं तो पहले क्या, तो प्राइवेट कंपनियाँ, इसलिए क्या मैं बता रहा हूँ, एसटी वाले एसटी को खरीद सकते थे। इससे क्या होगा, मतलब फिर भी मतलब मैं बता रहा हूँ 2-3 जुगाड़ होते हैं, वो हो जाता है वो सब होता है। शहरी विस्थापितों को भी शहर के विकसित क्षेत्र में रहने का अवसर मिला है। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाकर उनकी सुरक्षा, फलतः सामाजिक न्याय से युक्त विकास संभव हुआ। और इसकी एक्ट की कुछ कमियां भी है, आलोचना है। देखो, अधिनियम में निहित खामियां, आलोचना क्या क्या है। सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा अभी भी व्यापक, फलतः निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने की संभावना विधान। वही मैंने बोला था कि प्राइवेट कंपनी क्या बोलेगी, सरकार को बोलेगी आप में हमारे लिए ज़मीन खरीद के दे दो। अब ये क्षेत्र डिफाइन नहीं करे ना कौन कौन से क्षेत्र के लिए। अब वो हर किसी के लिए गवर्नमेंट से पैसा देते हैं, करप्शन खिलाते हैं इनको। वही में बताते हैं, अगर ये डायरेक्ट इनसे खरीदेंगे तो 100 करोड़ रुपये में खरीदना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को इधर 50 करोड़ देंगे और सरकार इधर 45 करोड़ में खरीद लेगी, सरकार को फ़ायदा, फिर इधर से जो ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं उनको फ़ायदा। ऐसा होता है। सरकारी पर्यावृत्ति अनैच्छिक बाध्यकारी अधिग्रहण अनुचित, वही मैं बता रहा हूँ कि सरकार ज़बरदस्ती वो कर लेती है। कृषि भूमि, बहुफसली भूमि का अधिग्रहण पर रोक का अभाव आज भी है कि जो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, जो सोचो कि प्रोडक्टिविटी लैंड है उसको। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत जीवन के सभी पक्ष जैसे मनोवैज्ञानिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष आदि शामिल नहीं है। भाई सभी सी बात है, जब एक व्यक्ति किसी क्षेत्र विषय को छोड़ के कहीं दूसरी जगह विस्थापित होता है तो मानसिक तो तनाव भी तो झेलता है ना, भावनात्मक जो लगाव होता है। सुबह उठ के वो जंगलों में जाता था, वो शहरों में कौन से जंगल में जाएगा तो वो सारी चीज़ें भी है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा का प्रावधान या शहरी क्षेत्र में मुआवजा हेतु 8 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है, मतलब उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। 5 वर्ष पूर्व से अधिक अधिग्रहण वाले कोई समस्या का समाधान इसमें नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब 5 वर्ष पहले हो गया अधिग्रहण, आज भी कुछ काम नहीं चल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए ज़मीन जिसकी है, पर उसको नहीं मिल पा रहा है। अधिनियम के परिणामों के संदर्भ में खामियां, आलोचना क्या है। विकास परियोजना हेतु भू अधिग्रहण की प्रक्रिया में देर होने से लगभग 5 वर्ष विकास की प्रक्रिया बाधित हुई है। 1 जनवरी 2014 को इस अधिनियम को लागू किया गया, परंतु इस विकास के मार्ग में बाधक बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2015 में इसमें व्यापक संशोधन करके अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया गया। जैसे बता रहा था ना, सरकार परेशान हो गई थी तो इन्होंने क्या किया है, निम्न 5 परियोजनाओं के लिए सहमति में SIA का प्रावधान नहीं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोचो इन्होंने इसको साइड में कर दिया। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा में रक्षा। ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना, विद्युतीकरण, गरीबों के लिए घर, अवसंरचना एवं सामाजिक अवसंरचना, औद्योगिक गलियारा, हॉस्पिटल एवं शिक्षण संस्थान सार्वजनिक परियोजना के दायरे में। तो पहले बाहर कर दिया गया था, इसको वापस दायरे में लाया गया। ये सब करप्शन को बढ़ावा देने का चक्कर है ये। अब इसके नाम पर लोगों से ज़मीनें हटती जाएगी। भूमि वापसी का प्रावधान नहीं है, सोचो इसको भी चेंज कर दिया। एक फसली में बहुफसली भूमि का भी अधिग्रहण, अब सोचो इसको भी ले लिया गलती होने पर डिपार्टमेंटल हेड को तय नहीं, अपील का अधिकार। अब देखो, सोचो इसमें ब्यूरोक्रेट जो करप्शन करेंगे उनसे उनको भी बचा लिए। नरेंद्र मोदी सरकार के इस नवीन संशोधित अध्यादेश को गरीबों एवं किसानों को विरोधी बताते हुए इसका तीव्र विरोध आंदोलन फैलाता अध्यादेश की समाप्ति और पुनः लैंड एक्विजिशन 2000 लागू। अरे सफाई सी बात है, सोचो तो पूरा कानून को ख़त्म कर दिया। ये सारी चीज़ें अब देखो, ये अगर आप इनको थोड़ा माइक्रो एनालाइज करोगे ना, तो ये प्राइवेटाइजेशन में बढ़ावा देने का, ये सारी चीज़ें। और ये गवर्नमेंट जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये
इसको मतलब कोई मतलब नहीं है इसको। अरे यार ठीक है, बात आप लोग समझो ना, ये प्रोविज़न सोच लो। अब इन्होंने जो 3 फार्मर जो बिल लाए थे वो भी यही थे। इनको कोई मतलब नहीं है, मैं सीधे बता रहा हूँ। इनको मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो, सारी चीज़ें हो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत भैया? देखो समय और परिस्थिति के अनुसार देखते हुए होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अगर देश को ज़रूरत है कि अभी सोचो इंदिरा गांधी उस टाइम उस दौर में ज़रूरी था कि सरकारी जो बैंक मतलब प्राइवेट बैंक उनका सरकारीकरण किया गया, उस टाइम ज़रूरत थी देश को। अभी जो प्रेजेंट टाइम में वालों गवर्नमेंट कर रही है, परंतु एक सीमा तक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो वो चीज़ें नहीं चल प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि है। मतलब सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, मैं बताऊंगा कभी, वो अलग से टॉपिक है। जैसे मान लो एक चीज़ याद रखना, जैसे ना गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, मतलब ये चीज़ें समझा करो। प्राइवेटाइजेशन जैसे मान लो हो रहा है, कोई बात चलो ठीक है हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन सोचो कि जो अपनी जो प्रीएम्बल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, उसको उल्लंघन है। कैसे, ध्यान से समझना। फंडामेंटल राइट में मान लो जैसे आरक्षण का प्रोविजन किया गया, जब प्राइवेटाइजेशन होता है कि आरक्षण चलिए मिलता है, आप खुद सोचो ना, वहाँ पे कोई आरक्षण चलिए मिल रहा है, ये तो इससे मतलब तो फिर यही है। अगर आज मान लो कि आप सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो फिर क्या मतलब हो, तो वो आज भी वही समाज का वो तबका फिर से दब के रह जाएगा। तो मतलब देखो सोशल बैरियर भी तो होते हैं ना देश में, तो वो चीज़ें भी तो समझनी पड़ेगी ना। क्योंकि देखो भारतीय समाज एक अलग, आप ये चीज़ समझो, अमेरिका के समाज और भारतीय समाज को तुलना मत करो कि हाँ अमेरिका जो है प्राइवेटाइजेशन में बहुत आगे बढ़ गया तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि हाँ गवर्नमेंट की भी कमियाँ रही है, मतलब जो सरकारी संस्थान रहते हैं उसमें लेट लतीफ़ी है, नौकरशाही का ज़्यादा वर्चस्व रहता है वहाँ पे, ठीक है, लोग काम नहीं करते, वो सारी चीज़ें है। अरे यार उसमें रिफॉर्म करो ना, सिस्टम बदलने से पहले है कि आप एक बार उसको सिस्टम को चेंज करने के प्रयास करो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ठीक है चलो आगे देखो। अडानी ने मुंबई में एक पोर्ट लिया था, उस पोर्ट पे ना सर बहुत सारे अवैध नशीले पदार्थ पाए गए थे। हाँ तो अरे सब कौन से दूध के धुले हुए होते हैं सब लोग चलो ठीक है कोई नहीं, छोड़ो। किसानों के विरोध और आंदोलन को देखते हुए पुनः नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस कानून में संशोधन और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा पारदर्शिता का अधिकार विधेयक 2015 लोकसभा में पारित, परंतु जून 2016 से विधेयक राज्यसभा में लंबित है इस नवीन संशोधित विधेयक के प्रमुख प्रावधान, अब देखो फिर देखना ध्यान से एनालाइज करना, ये प्राइवेटाइजेशन को लेके सारी चीज़ें, मतलब प्राइवेट जो है लोग आगे बढ़े। बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं, अब देखो इसमें एक फसली का तो हो सकता है पर बहुफसली का नहीं, ठीक आगे देखना। फिर अधिक गलियारा हेतु सीमित भूमि का अधिग्रहण, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु अधिग्रहण में सहमति तथा जनजातीय भूमि का अधिग्रहण में पंचायत की सहमति का प्रावधान अनिवार्य। औद्योगिक गलियारा हेतु रेलवे हाईवे के दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक की भूमि अधिग्रहण संभव। प्रभावितों की नौकरी का प्रावधान, अपील का अधिकार। नरेंद्र मोदी सरकार के इस विधेयक को भी विरोध जारी है 24 नवंबर 2016 की दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक तरफ विरोधी दलों को इसके पक्ष में एकजुट करने का प्रयास जारी है, तो दूसरी तरफ विभिन्न राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन द्वारा नए कानून का निर्माण और विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश। देखो मतलब सुधार होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप उसमें जस्टिस ही नहीं करो, फिर वो गलत हो जाएगा ना। अब इस एक्ट की धारा 24 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, मतलब धारा 24 क्या है पहले इसको देख लो, प्रमुख प्रावधान क्या क्या है इसमें। धारा 24(1) में यहाँ 1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई कंपेंसन या पारितोषिक नहीं दिया गया था, तो जो पहले नहीं देते थे, वहाँ 2013 के अधिनियम के प्रावधान मुआवजे के रूप में लागू होंगे, ठीक है, मुआवजा देना पड़ेगा। धारा 24(2) जहाँ 1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत पारितोषिक दिया गया था, लेकिन यहाँ पारितोषिक लैंड LAR एक्ट 2013 के आरंभ होने से 5 वर्ष या उससे अधिक पहले दिया गया था। इन स्थितियों में यदि भूमि का भौतिक फिजिकल कब्जा अभी भी नहीं किया गया हो या और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तो सब ऐसी बात है, फिर उसको जो 5 साल बाद में जो उस रेट पे मिलना चाहिए। तो 1894 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, ठीक है। धारा 24 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा है इसको लेके। 24 जनवरी 2014 को पुणे नगर निगम जस्टिस RM लोढ़ा, मदन लुक्कार एंड कुरेन जेसप वर्सेज हरचंद मिश्रा, इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिखा करो, ठीक है बस। सिमल सोलंकी अन्य के मामले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा। इस निर्णय में LAR एक्ट 2013 की धारा 24 तथा LA एक्ट 1894 की धारा 31 का विश्लेषण किया गया और कहा गया कि धारा 24 के प्रयोजनों के लिए मुआवजे को भुगतान के रूप में माना जाएगा
यदि यह उस व्यक्ति को प्रस्तावित किया गया और अदालत में जमा किया गया हो, परंतु यदि मुआवजे का भुगतान अदालत के बजाय सरकारी खजाने में किया गया तो यह भुगतान नहीं माना जाएगा, बाद में बदल दिया गया। मतलब वही है कि व्यक्ति को मिलना चाहिए ना मुआवजा, आप उस सरकार के उसमें से ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बताओ इससे आगे कोई मतलब आपको कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर ये टॉपिक शुरू करते हैं फिर थोड़ी देर। बताओ कोई डाउट हो तो पूछो। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक में फिर बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा केस स्टडी आखिरी में देखेंगे, इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आई है। GS 1 2 3 का नॉलेज रहेगा ना, तभी GS 4 का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप ये चीज़ याद रख लेना हमेशा। और उसमें केस स्टडी में तो ख़ास तौर से आपको इंडियन सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए, सोशल जस्टिस का नॉलेज होना चाहिए, गवर्नेंस का नॉलेज होना चाहिए, IR का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पॉलिटी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा इकोनॉमी का, थोड़ा साइंस टेक का, थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी, तब जाके आप केस स्टडी सोल्व कर पाओगे अच्छे तरीके से। ये चीज़ याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इन सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है, आप केस स्टडी अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे। ये चीज़ याद रख लें, ठीक है भैया RS तत्व कैसे पढ़नी है, थोड़ा सा बता दीजिए। अरे तो जस्ट ओनली एक बुक नॉर्मल आप नोवेल पढ़ते हो उसी टाइप से पढ़ो, उसको ज़्यादा डीप मत लो। वो तो जैसे स्टोरी फॉर्मेट में फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। हाँ स्टोरी फॉर्मेट पढ़ो उसको, बस 2-3 बार पढ़ के उसको साइड में करो। फिर जब आप मान लो NCERT पढ़ोगे, क्लास नोट्स पढ़ोगे ना, जो मैं मान लो नोट्स दूंगा आप लोगों को, तो फिर वो समझ में आने लग जाएगी। बस ये चीज़ याद रखो। वो प्री के हिसाब से कि मेंस के हिसाब से? नहीं तो प्री के हिसाब से, नहीं मेंस के हिसाब से वो आपको एक आइडिया देगी। हाँ वो आइडिया देगी आपको, समझो कोई चीज़। ठीक ठीक ठीक। अरे ऐसे भी मेंस को लेके तो एंशिएंट मिडिवल तो अपने मेंस का पार्ट है ही नहीं ना, समझ में आया? मुझे तो पता होगा। हाँ वो तो है, फिर से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं उससे। जैसे 2018 में एक अनेकता में एकता वाला क्वेश्चन नहीं आया था, पहला ही क्वेश्चन था शायद। अब तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उसी से बनेगा, वो ऐसे भी बन जाएगा। वो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, इंडियन सोसाइटी से भी रिलेटेड है। आप ऐसा मत सोचो कि उसमें वही वाला पार्ट आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगला टॉपिक है विकास एवं पर्यावरण, ठीक है। ध्यान से समझना। अब ये इस देखो उससे रिलेटेड केस स्टडी आई थी और इससे रिलेटेड केस स्टडी आई थी। मैं आखिर में दिखाऊंगा, शायद एक आध 2 पेपर खोल के देखेंगे अपन, मैं बताऊंगा ये आई हुई है केस स्टडी। इसलिए बता रहा हूँ ये मुद्दे, इसलिए बता रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं गलती, मतलब डायरेक्ट केस मतलब एक एक पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सिस्टमेटिक आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले GS 1 2 3 4 GS 1 2 3 पढ़ना चाहिए, उसके बाद GS 4 पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो कैसे विकास जब होता है पर्यावरण को, तो वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि डेवलपमेंट हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, तो पहली बात पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। बहुत बार क्या होता है, अब देखो पहले जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे क्यों ज़रूरत है NCERT इन सब चीज़ों समझने की। मतलब क्या होता है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉडर होता है। जैसे आप पर्यावरण को समझोगे तो पर्यावरण को जाके देखो, पर्यावरण में क्या क्या आता है। उसमें आता है जैसे जंगल आता है। अभी NCERT बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि इमेज बना के दिया हुआ, जंगल वो आ गया, उसमें पशु आ गए, जीव जंतु आ गए, ठीक है, नदी आ गया, ठीक है, और एक इकोसिस्टम होता है, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब चीज़ें आती है पर्यावरण में, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब जैसे आपने पर्यावरण की डेफिनेशन में इन सबको लिया तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जंगलों की कटाई होती है तो फिर नुकसान होता है। जंगलों की कटाई, जो जीव जंतु रहते हैं उनका भी वहाँ पे वो दिक्कतें आती है। वो अपने को देखने, जैसे आपने देखा होगा कि जब मान लो कि ये रेल कॉरिडोर बनते हैं तो वहाँ हाथियाँ मर जाती है, बहुत सारे जंगली जानवर मर जाते हैं टकरा के रेल से। सड़कें बनती है तो उनसे लोग मतलब बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जंगलों को काट दिया जाता है तो वो जंगली जानवर गाँव में आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं। ये आपने देखा होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो मान लो कि जब बहुत सारी इंडस्ट्री होती है वो अपना जो कचरा होती है केमिकल छोड़ देती है नदियों में, तो नदियाँ प्रदूषण हो जाती है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। बहुत बार मतलब कि साउंड पोल्यूशन भी होता है, उसी कारण बहुत सारे जीव जंतु उसको नुकसान होता है। सोइल का प्रदूषण होता है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिक अब देखो ये सारे पॉइंट है तो ऑटोमेटिक ये टॉपिक ईजी पड़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर ये पर्यावरण के बारे में बेसिक चीज़ें पता रहेगी, भाई पर्यावरण में आखिर में क्या क्या आता है। अब जब आता तो समझ, फिर बस वही समझ लो विकास मतलब विकास क्या है। सड़कें बन रही है, डैम बन रहा है, लाइव विद्युतीकरण का कोई प्रयास चल रहा है, ठीक, कोई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ हो रहा है,
तो ऑटोमेटिक समझ पर्यावरण पे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रभाव पड़ेंगे। ठीक। विकास का परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जहाँ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता है, विकास कहलाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, जहाँ आर्थिक वृद्धि तो इकोनॉमी प्रोग्रेस हो रही तभी तो सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, ठीक है, कॉरिडोर बन रहे हैं, भारतमाला परियोजना चल रही है, सब कुछ चीज़ें चल रही है। विकास का सूचक क्षेत्र क्या होता है? तीव्र औद्योगिकरण व नगरीकरण। तो वही मैं बता रहा हूँ, नगरीकरण होगा तो समझ, मैंने क्या बोला, जैसे शहर है तो बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या है, नगरीकरण ही तो है। अभी से जंगल वंगल सब नदी वदी सब उसमें ऑक्यूपाई करने में। तीव्र औद्योगिकरण होगा तो मान लो कि जहाँ मान लो कोई कंपनी लगनी है छत्तीसगढ़ के एरिया में, तो जाके वहाँ ऑक्यूपाई करेगी तो वहाँ इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगी। खनिज और तेल निष्कर्षण तथा विनिर्माण के लिए भी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। खनिज तेल निकालना समुद्र में ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, कभी कभी ज़मीन में तो मिलती है, जैसे असम का डिगबोई क्षेत्र हो गया। ठीक है। स्वच्छ जल, ठीक है, सिंचाई एवं बिजली हेतु नदी घाटी परियोजनाओं का विकास होता है। आप देखो स्वाभाविक सी बात है, बिजली के लिए क्या बनाया, डैम बनाया जाएगा। ठीक है, डैम बनाया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वाटर की सप्लाई के लिए भी डैम बनाया जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए, इरीगेशन सिस्टम के लिए भी डैम बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, नदी घाटी जो परियोजना होता है उसको अब उससे विस्थापित होता है, क्योंकि जैसे ध्यान से समझना, जैसे पहले नॉर्मली ऐसे ये जो नदी थी वो ऐसे बह रही थी। ठीक। अभी जब डैम बनाया गया यहाँ पे, तो डैम बनाया तो सोचो पानी जो है इसी एरिया में फैलेगा पूरा। अब इसी एरिया में पहले लोग रह रहे थे, और लोग रह रहे हैं तो इनको निकालना पड़ेगा। ठीक। आधुनिक कृषि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, अब आधुनिक कृषि करना पड़ेगा, तो अब आधुनिक वैसे खेतों को आप बढ़ाना चाहते हो तो अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। जैसे ये खेत थे मान लो पहले, अब इतनों में मकान बन गया, अब ज़मीन तो इतनी हो गई, कम हो गई। अब प्रोडक्शन बढ़ाना तो क्या हो, जो मान लो इधर पास में जंगल था उसको काट दो, तो फिर इसको फिर खेत बनाओ। इसी कारण भी तो होता है ना, वनों की कटाई होती है। सामाजिक न्याय से युक्त जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ठीक है, अब समझ बताओ, उसके लिए भी तो जरूरी हो जाता है कि विकास होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना का विकास होना चाहिए, इसके लिए भी जरूरी विकास होना चाहिए। यातायात के साधनों का विकास हो, इसलिए रेल मार्ग, ये सड़क मार्ग, वायु मार्ग, ये सब बनाने पड़ते हैं। अब बात आती है कि जब ये विकास सारा सब कुछ करना जरूरी भी है, सामाजिक न्याय भी लाना जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना का विकास हो, यातायात के साधनों का विकास हो, तो विकास तो होगा। तो विकास हो तो पर्यावरण पर भी ना प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का उद्भव होगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों का स्वरूप, तो वही बता रहा, ये चीज़ यहाँ से समझ लें, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने कमी डाला है, तो इसे देखो ध्यान से समझ। जैसे नदी प्रदूषण होता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, जंगलों का विनाश होता है, जीव जंतुओं को माइग्रेट होना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक। पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयास, अब समझ से बात है, ये प्रॉब्लम होगी तो क्या प्रयास किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, प्रमुख संगठन बनाए गए, जैसे मान लो UNFCCC हो गया, ठीक है, कैंपा फंड हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किया गया। प्रमुख नियम और प्रावधान बनाए गए, बहुत सारे जो पर्यावरण, जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनी है, ठीक है, प्रमुख सम्मेलन और संध्या हुई है, कोप, ये सब सारी चीज़ें, मीटिंग होना, ये सब सारी चीज़ें क्या है। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, ठीक है, अब देखो आंसर इस तरीके से देखो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख संगठन क्या है, नियम और प्रावधान, जैसे वायु प्रदूषण रोकने हेतु नीति अधिनियम में प्रयास किए गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे एक्ट बनाए, पॉलिसी बनाई है अपन ने, जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1988 में 2019 द्वारा वन संरक्षण के लिए प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति लाई गई है 1987 वाली, 2012 द्वारा जल प्रदूषण को रोकने तो प्रयास किया गया है। मृदा, मैंने बोला था ना, सोइल प्रदूषण होता है, उसको बचाने के लिए मृदा संरक्षण हेतु नियमित नियम और प्रयास किए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं। कीटनाशक, रासायनिक बहिष्करण को रोकने हेतु नियम और प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और स्वास्थ्य विकास हेतु नियमित निकाय और प्रयास। सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण से बचाव हेतु, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बचाव हेतु SC ST आदि के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास, जैसे पैसा एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, और ये लैंड एक्विजिशन वाला जो एक्ट है ये लाएगा। अब देखो ये समझना, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण क्या होता है, ये वर्ड समझ लो। ठीक है, देखो सुनो, जैसे क्या होता है ना, कभी देखना, नोटिस करना, जैसे शहर होते हैं ना, शहर, जैसे मान लो दिल्ली, मान लो, अब दिल्ली के यहाँ पे कुछ टाउन होंगे, ठीक है, टाउन के पास में कुछ गांव होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे दिल्ली के जो लोग हैं मोस्टली क्या हो गए, मतलब
सबाई सी बात है, बहुत सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, हाई फाई नौकरी करेंगे, पैसे, तो ये क्या होगा, फ़ॉरेन जाएंगे। तो इनकी लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगी, फ़ॉरेन की जैसे हो जाएगी। लड़कियाँ पब जा रही है, ठीक है, लड़के शराब वराब पी रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से मतलब इनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी। टिकटॉक वीडियो बना, मतलब एक अलग लाइफ होगी इनकी। इनका इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा और इनका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ लोग लिव इन रिलेशनशिप में, ये लिव इन रिलेशनशिप सब ऐसे कैसे सीख के आते हैं, ये सब इधर से सीख के आते हैं ना। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर वही जो कल मैं बता रहा था गर्लफ्रेंड कल्चर बनेगा। तो ये होता है सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ पे बड़े बूढ़ों को आश्रमों में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे भी यही बच्चे भी यही करेंगे, बड़े बूढ़ों को सम्मान नहीं करेंगे, महिलाओं को सम्मान नहीं करेंगे, पब में जाएंगे तो गालियाँ देंगे। तो यहाँ पे भी फिर धीरे धीरे ये होता, तो ये होता है सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण, ये चीज़ याद रखना। अरे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है एथिक्स विथिक्स में, चीज़ याद रखना, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूकता अभियान लाई गए हैं, ठीक है, बहुत सारी NGO है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ रही सिविल सोसाइटी और ग्राम पंचायतों की भूमिका भी, सिविल सोसाइटी आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयास को उपरोक्त स्वरूप का विकास पर प्रभाव क्या होगा। अब सबाई सी बात है कि अब जब पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को अपन केंद्र में रखेंगे तो सबाई सी बात है बहुत सारी परियोजना डिले भी होगी, फायदे भी होंगे कि इससे जो मान लो कि भूमि प्रदूषण हो रहा था, जल प्रदूषण हो रहा था, उसमें बचाव आएगा। सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, पर्यावरणीय समस्याओं में प्रदूषण में कमी आई है तथा सतत विकास के रूप में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब मतलब अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए, याद रखना है, सतत विकास चाहिए अपने। नकारात्मक प्रभाव क्या है, विकास कार्य दुष्प्रभावित हुआ, जैसे वेदांता का उड़ीसा के नियामगिरी में एल्युमिनियम की फैक्ट्री का केस, और इसके कारण वो बनी नहीं पाए। वेदांता का स्टेटलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट का केस, पॉस्को का उड़ीसा में स्टील प्लांट का केस, ये जापान की कंपनी में बता रहा था। इसी तरह मित्तल द्वारा उड़ीसा और कर्नाटक में वापसी या कोडनकुलम परियोजना का विरोध या सेतु समुद्रम परियोजना का विरोध, ठीक है, विरोध भी होता है। तो देखो दोनों चीज़ सही है भाई। कभी बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट अगर मान लो कि ध्यान से समझना, कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे मान लो कि जो रोड्स जो बनी होती है ना, वहाँ पे ब्रेकर्स दिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जरूर दिए जाते हैं जहाँ पे स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, कोई भी जरूरी। अगर सोचो कि ब्रेकर्स नहीं होंगे तो गाड़ी वाले क्या होगा, 100 की स्पीड से लेके चले जाएंगे। अब यहाँ मान लो स्कूल है, बच्चे यहाँ से कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ब्रेकर्स लगाए जाते हैं दोनों तरफ से जब मान लो कि स्कूल होती है वहाँ पे। तो वैसे ही जैसे मान लो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को पूरी आज़ादी दे दी जाए ना, तो गवर्नमेंट पता नहीं कि तानाशाह सरकार बन जाएगी। तो इसीलिए कभी कभी जो है ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट होते हैं, NGO होती है, गवर्नमेंट पे लगाम लगाती है, चीज़ों को अच्छे करती है, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ऐसा नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है इन लोगों का, मतलब अच्छा सजेशन देते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से विकास एवं पर्यावरण परस्पर संबंधित रहे और विकास के वर्तमान मॉडल ने पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ये बात तो हकीकत है, क्यों देख लो ना यमुना का क्या हाल है, गंगा का भी प्रदूषित हो ही चुकी है, जिस पर संपूर्ण विश्व समुदाय द्वारा चिंता जताई जा रही है और सतत विकास के विकल्प प्रस्तुत किया गया। दिल्ली में देखना भी दिसंबर में अभी से पॉल्यूशन होना शुरू हो गया है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं फेलियर है ना डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसका। विकास का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकने की दिशा में विश्व में भारत की चिंता और इस दिशा में किए गए प्रयासों से निश्चित रूप से पर्यावरणीय समस्या में कमी आई है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी कि आज कई रूप में विकास की प्रक्रिया को दुष्प्रभावित भी कर रहा है। परंतु यहाँ यह उल्लेखनीय कि उपरोक्त पर्यावरणीय चिंता में प्रयासों का विकास पर दुष्प्रभाव संकटकालीन अवस्था का परिणाम है, जहाँ न तो पर्यावरण को समुचित प्रबंधन किया जा रहा है और न ही विकास के साथ उसका सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। चाहे वेदांता केस हो या पॉस्को का केस हो, जहाँ यहाँ पूरी संभावना है कि पर्यावरण का समुचित प्रबंधन के द्वारा ही इन परियोजनाओं को चालू रखा जा सकता है और पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बस समझ में, विकास भी जरूरी है, पर ऐसे नहीं कि पर्यावरण को अपन इग्नोर कर दे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इस हेतु कुछ सुझाव पर अमल करना अपेक्षित है। जैसे क्या करना चाहिए, तकनीकी विकास को और प्रोत्साहित किया जाए और इन तकनीकी का हस्तांतरण भी न्यूनतम कीमत पर सभी देशों के साथ भारत को भी किया जाए। इसलिए भारत हमेशा टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की बात करता रहता है। पर्यावरणीय प्रभाव का समुचित आकलन किया जाए, तभी इसके नकारात्मक प्रभाव को भी सीमित किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए EIA असेसमेंट किया जाता है। याद करो अपने मेंस का टॉपिक भी है और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था। कार्बन ट्रेडिंग तथा इको फ्रेंडली तकनीकी के आविष्कार एवं प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। किसी परियोजना में इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है फेम योजना सब इसीलिए तो लाई जा रही है। किसी परियोजना में स्थानीय लोगों की राय, उनके लाभ और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उन्हें सही जानकारी उपलब्ध भी कराई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। सरकार द्वारा पर्यावरणीय आकलन का निर्णय सही समय पर लिया जाए और इसके राजनीतिकरण से बचा जाए। मतलब ऐसा ना पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, विपक्ष भी जानबूझ के विरोध करता रहता है, वो भी गलत है। मतलब सही चीज़ों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। और जैसे LAR एक्ट 2013 तथा MMDR एक्ट 2015 को सामाजिक न्याय को संरक्षण देते हुए विकास के साथ समायोजित किया जाए। ऐसा नहीं कि वो बाधा ना बने, चाहिए याद रखना, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करना, इससे सॉल्व, ठीक है। अभी कल करेंगे, ठीक है, ये टॉपिक, ये पूरा अर्बनाइजेशन का लगभग 4-5 क्लासेज हो गई इस पर, ठीक। अब मैं तुम लोगों को ना देखो केस स्टडी बताता हूँ। 1 मिनट रुको, अपन पेपर ओपन करते हैं ठीक से। हम्म, 2022 नहीं, उससे पहले 18-19 का पेपर देखना पड़ेगा, उसमें आया होगा। ठीक, जो मैंने दोनों करवाया ना, दोनों से रिलेटेड आई हुई है। 1 मिनट रुको। GS का पेपर कहाँ गायब कर दिया इन्होंने। मतलब हमेशा आती है वो, मतलब विकास से जो मैंने दोनों टॉपिक पढ़ाए ना, उससे हमेशा आती है, केस स्टडी आती है। ये है मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, उससे आती है। हिंदी में नहीं मिल रहा क्या पेपर? अभी देखना, केस स्टडी से रिलेटेड हमेशा आता है क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, मैं एक चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो इस इंडियन सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए, सोशल जस्टिस का नॉलेज होना चाहिए। देखो, ताकि जिला स्तर के अधिकारी भरोसा करते हैं, ईमानदारी ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना लाभार्थी। अब देखो, ये सोशल जस्टिस का टॉपिक होगा। अब वहाँ पे पढ़ोगे आप वर्दों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, ठीक। तो ये सारा उससे रिलेटेड ही हो गया, सोशल जस्टिस रिलेटेड हो गया। और थोड़ा बहुत इकोनॉमी वाला पार्ट भी इसमें मिला रहेगा। हाँ देखो, ये वाला मैं इसी के बारे में बात करूँ। देखो ये लैंड एक्विजिशन, अभी पूरा देखो, ये भूमि अधिग्रहण मैंने बोला था ना, देखो इसीलिए समझो कोई बात। जब तक आप उन चीज़ों को नॉलेज, आप देखो ये जो आपने अभी पढ़ा है ना, आज इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, आप लिख लोगे, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। इसको प्रयास करना अटेम्प्ट करने का, जो मैंने पढ़ाया है ना वही सारी चीज़ें इसमें। इस परिस्थिति सामना ने आप क्या, हाँ बोलो। केस स्टडी जो सॉल्व करते हैं तो जो एक केस दिया हुआ है इसके ही थ्रू चलना है कि अपनी तरफ से जो पहले का ज्ञान है उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के? मतलब देखो, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग है ना। जैसे मान लो आपसे क्या पूछ रहा है, इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करोगे। अब ये यही सिचुएशन, अब इसी का ही बताना है आपको, इसमें कहीं अलग नहीं जाना। आगे देखो, विभिन्न प्रकार के हित द्वंद्वों को समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको आपको परीक्षण करना है, क्या मान लो पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है उसका। स्पष्ट कीजिए कि लोक सेवा होने के नाते आपका क्या दायित्व होगा। फिर यहाँ पे आप अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि आप क्या करोगे, क्या करना चाहते हो। मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये लैंड एक्विजिशन वाला देखो आ गया, ये हमेशा आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड एक्विजिशन वाला। अभी देखो एक एनवायरनमेंट वाला भी आएगा। अब देखो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये अपना सोशल जस्टिस को लेके है, ठीक है। या मान लो गवर्नेंस वाला टॉपिक उससे रिलेटेड हो गया, शराबरा पीता है, ठीक है। ये देखो प्रदूषण वाला, पॉल्यूशन वाला। मैं अब देखो ये आ गया ना, विकास वर्सेज पर्यावरण वाला। देखो ये पर्यावरण पर मैंने बता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आज दोनों टॉपिक पढ़ाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, मतलब इससे रिलेटेड हमेशा केस स्टडी आती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये केस स्टडी करने का अटेम्प्ट करना, दोनों केस स्टडी आपको आइडिया लगेगा, मतलब क्योंकि अब उस टॉपिक के बारे में थोड़ा तुम्हें आइडिया है, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट करी है, क्या है, क्या कमियां है, ये सब कुछ तुम्हें पता है। अब बस उस केस स्टडी को पढ़ना, उसको ऑब्जर्वेशन करना, उसके अकॉर्डिंग लिखना। तो ट्राई करना इसको लिखने का।
कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ पूछना है? नहीं सर। कल से टॉपिक शुरू करेंगे। कल मैं कल क्या करूँगा ना, तुम लोगों को वो दूंगा, नोट्स दूंगा शायद, ठीक है। फिर कल से वो सीसेट वो शुरू करेंगे। मैंने कैलेंडर के नोट्स बना लिए हैं सारे, ठीक है। उससे कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करूँगा, पहले एक क्लास लूँगा, समझा दूँगा, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो सीट में जो क्वेश्चन आए वो सारे सीट के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। पर जैसे मान लो मैं क्या करूँगा, एक दिन पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर आपको खुद से जाके अटेम्प्ट करना हो सीट को, फिर जो नई क्वेश्चन होंगे जो सारे क्वेश्चन फिर मैं करवाऊँगा, ठीक है। ऐसे चलेगा प्रोसेस, तभी फ़ायदा है ना। ना भैया, एक दिन तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो। वो जैसे ये भूमि अधिग्रहण वाला है, तो उसमें ये जो टीना डाबी का एग्जाम्पल था, वो वैसे एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। टीना डाबी क्या एग्जाम्पल था? वो जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग आए थे, तो पहले जिस जमीन में थे, तो मतलब उसमें कुछ बनना था, तो फिर उनको हटा के दूसरी जगह उनकी रहने की व्यवस्था कराई थी पूरी, वो जमीन खाली करा हाँ के। ऐसा करना चाहिए। अगर मान लो कि आप कोई संदर्भ डालना, रेफरेंस डालना चाहते हो तो हाँ डालना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, डालना चाहिए, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक दो ब्यूरोक्रेट कैसे याद रखना चाहिए, उसमें क्या। चलो और कोई डाउट हो? ये केस स्टडी अटेम्प्ट करने का प्रयास करो, क्योंकि अभी पढ़ा है मटेरियल, दोनों काम आया। मैं फिर बता रहा हूँ 2013 से लेकर 2022 तक 23 तक देखना, जो मैंने आज 2 टॉपिक पढ़ाए ना, इससे रिलेटेड हर बार लगभग एक बार केस स्टडी जरूर आती है। अरे एक बार याद रखना, एक बार शायद 15-16 के दौर में भी एक बार केस स्टडी आई हुई थी। उसमें ऐसा था कि एक ट्राइबल एरिया था, वहाँ की जो है गवर्नमेंट कोई नदी मान लो कि तालाब वाला, मतलब वहाँ पे कोई डैम बनाना चाह रही थी, वो सेम है। फिर वहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें हैं, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सेम। तो एक बार पूरा देखना, 2013 से लेकर 2022 तक सारी केस स्टडी पढ़ना, उसमें मिलेगी आपको इससे रिलेटेड, और हमेशा आती है, इससे याद रख लेना, ठीक है। चलो वाइंड अप करते हैं फिर यही क्लास को, ठीक है।